हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूं हमारे इस यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे और आशा कर रहा हूं आप सब बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो। तो बच्चे, जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उनका एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या उन टॉपिक्स में होता था और कैसे उनके क्वेश्चंस करने हैं। रिसेंटली हमने कोडिंग डिकोडिंग किया, उससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स और कर चुके हैं और आगे भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। कुछ कमेंट्स में मैंने देखा था कि बच्चे लिख रहे थे सेटिंग अरेंजमेंट का सर एक प्रैक्टिस सेशन करवा दीजिए। तो सेटिंग अरेंजमेंट के पहले मैं आपको डिटेल्ड क्लासेस भी दे चुका हूं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और आज ये एक प्रैक्टिस सेशन हम सेटिंग अरेंजमेंट का करेंगे जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। हम ये समझेंगे कि अगेन कितना इजी और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको यूजुअली देखने को मिलता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ का एग्जाम हो। एंड अगेन उन क्वेश्चन से आप मोटिवेट होके इस चैप्टर को, जो आपको डाउट फील होता है, जो थोड़ा सा डर लगता है, हम उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अगेन जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो आप यहाँ से मेरा प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो। अगेन अभी तक अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आप फटाफट से टेलीग्राम पे जाके हमारा डिटेल्ड एक है ना, ऑफिशियल एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको डिटेल्ड में सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस अपडेट्स देखने को मिलती रहती हैं। आप फटाफट से वहां पे ज्वाइन कर लो। आप क्लासेस पे वहां पे रिवर्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, ताकि आपका कुछ भी डाउट क्वेरी है और वो अगर आप चाह रहे हो कि एड्रेस हो तो हम वहां से उसको एड्रेस कर देंगे। ठीक है। तो अच्छे से ये एक्सपीरियंस और ये एक्सपर्टीज का फायदा उठाने के लिए आप रेगुलर रहो। अगेन आप अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, आप अपना स्केड्यूल अच्छे से बना के चलो, तो आप अपनी तैयारी और बेटर और अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट में जब हमने पिछली बार सवाल करे थे या अभी आप पहली बार भी कर रहे हो तो कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं कि कुछ लोग एक रो में या पंक्ति में बैठे हुए हैं, उनको लेफ्ट या राइट से है ना, बाएं या दाएं से अकॉर्डिंगली हमको बिठाना होता है। ये सब मैं पूरा एक अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। अगेन आप वो क्लास देख के, एक क्लास चाहे शुरू की देख के इसको देखोगे तो आप बहुत बेटर तरीके से कर पाओगे। फिर हमने सर्किल वाले क्वेश्चंस भी किए थे कि कई बार एक पर्सन एक सर्कल में बैठा है, कुछ सर्कल में बैठे हैं, कौन उसके बाएं से दूसरा होगा, कौन उसके लेफ्ट से सेकंड होगा, तो कैसे देखते हैं, क्या वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं या बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये सारी बेसिक चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता थी तो अभी हम सवाल जब शुरू करेंगे तो आप उसके माध्यम से अच्छे से समझ सकते हो, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। तो जो बेसिक चीजें मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल वहां पे लिखा हुआ है कि ए इज सिटिंग, ठीक है, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी। अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं कि ए जो है बी से बाएं दूसरे पे बैठा हुआ है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो बस थोड़ा सा इस चीज का ध्यान हमें रखना है और इसको अच्छे से समझ के करना है। तो यहाँ पे वो क्या कहेगा, ए जो कि बी के, ए सिटिंग, या मैं फिर से बोल देता हूँ, ए जो है बी के बाएं दूसरे पे बैठा है, ठीक है, और बी के बारे में वो बोलेगा कि जो कि सी के तुरंत दाएं साइड पे दाएं तरफ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्ड वो यूज कर रहा है, या इंग्लिश में हु वर्ड यूज करता है, तो वो इस पर्सन के लिए होगा। यानी बी अगर यहाँ पे है तो इसका सेकंड टू द लेफ्ट, बाएं से दूसरा, अगर ये एरो ऐसे है, इसका मुंह इस तरफ है, तो ये लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड होगी, और ये राइट साइड उसकी दाएं साइड होगी। यही चीज हमें देखनी है। तो बाएं से दूसरा मतलब ए इधर आ गया। अब जब वो बी की बात कर रहा है, बी जो कि सी के तुरंत दाएं पर है, तो सी के तुरंत दाएं पर भी ऐसे होगा ना, क्योंकि ये लिखा होगा कि ये सारे एक तरफ देख रहे थे। तो ये सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ये ऐसे लिखा हो, ए इज सिटिंग सेकंड, मैं साथ साथ हिंदी में बिल्कुल बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से रिलेट हो जाए, लेफ्ट ऑफ बी एंड इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो बेटे इन दोनों में क्या फर्क आ जाता है कि ए बी के बाएं दूसरा है, अभी भी वो सेम तरीके से ए इधर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यहाँ पे आ गया और,
कि एंड, तो यहाँ पे अब बात हो रही होगी इस पहले पर्सन की, इस पहले प्राणी की, इस पहले लोग की, कि वो क्या कहना चाह रहा है कि ए जो बी के बाएं दूसरा है वो सी का ए तुरंत दायां है। तो सी मतलब इधर आएगा ताकि उसका तुरंत दायां ए बन जाए, और मेन बात इसकी हो रही है। तो ए तो बी के सेकंड लेफ्ट पर है एंड सी के इमीडिएट राइट पर है, तो आपका ये ऑर्डर बन जाएगा। तो ये लैंग्वेज का फर्क आपको कम से कम पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे एक बार समझा दिया। और अब हम सवाल करेंगे तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, चलें आगे शुरू करें। चलिए, तो सवाल नंबर 1 हमारा यहाँ पे क्या सवाल है और ये क्या कहना चाह रहा है, इसको हम एक बार फटाफट से रीड करते हैं। कि 6 लैपटॉप हैं N Q P L R और A, ठीक है। इनको हमने रखा है फेसिंग द नॉर्थ। अब देखो कंपास में हमको पता होना चाहिए कि नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, साउथ इधर, वेस्ट इधर। तो नॉर्थ को हम सामने की तरफ ऐसे अपने से सामने की दिशा में लेके चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देख लो कि उसने पूछा क्या है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एल। तो एल के तुरंत दाया कौन है, तत्काल, तुरंत या तत्काल दोनों वर्ड यूज कर सकता है। दाएं पर कौन सा लैपटॉप रखा गया है, हमें ये बताना है। तो हमें वो क्या कह रहा है मेरे बेटे, एन इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ए। एन जो है वो ए के लेफ्ट पे है, यानी ए के बाएं की ओर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इन सबका मुंह सामने की तरफ है, ठीक है। आर इज प्लेस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब पी जो है ए के सेकंड राइट पे है, तो ये सिचुएशन यहाँ से क्लियर कट हो गई। एक बार ये भी चेक कर लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि P is placed second to the right of A, P is placed to the immediate right of R। P जो है वो R के immediate right पे है, ये सिचुएशन बनी। L is placed to the left of N, L जो है वो N के लेफ्ट पे है। अब जब मैंने ये पढ़ा ना तो मुझे रिलेट हुआ कि अरे हमें R का दायां ही तो बताना था, और वो तो हमें पता लग गया कि N है। इसके लिए हमने इतनी मेहनत करी, काश, एकदम से मन में आता है जब पेपर दे रहे होंगे कि काश हमने पहले ही सीधा यही पढ़ लिया होता। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या सबक मिला, जब ये पढ़ लिया 6 लैपटॉप है, ये पढ़ लिया इमीडिएट राइट ऑफ एल है, तो एक बार पहली सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ भी लेना। कई बार होता है कि वो डायरेक्ट ही आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है ना। तो एल अगर एन के लेफ्ट में है तो एल के राइट पे एन आ रहा होगा। इसकी गारंटी कैसे पता चलेगी, कि आप एक बार फिर उसको डायग्राम को पुट कर सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन ये भी हो सकता है ना कि इसके लेफ्ट में तो आ रहा है पर इमीडिएट तत्काल वर्ड तो यूज नहीं किया। तो सर हम चेक कर लेते हैं। चेक के लिए जब आपने ऑर्डर बनाया कि एन ए के लेफ्ट में, आर लेफ्ट है ना, आर इज प्लेस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू भैया यहाँ पे आ गए कि आर इसके सेकंड लेफ्ट, अगेन इसके बाएं से दूसरे पे ये ऑर्डर बनेगा, और आपको ये गारंटी हो जाएगी कि ये सिचुएशन है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें डायरेक्ट करनी है, थोड़ी चीजों के लिए आपको अरेंजमेंट बना के क्रॉस चेक कर लेना है, क्योंकि इमीडिएट राइट होना और खाली प्लेस टू द लेफ्ट होना में फर्क हो सकता है। कई बार यहाँ नहीं था, यहाँ पे तुरंत ही दोनों में तत्काल ही आंसर आ रहा था, बट आप पेपर में इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पहला ऑप्शन ही पहले सवाल का आंसर बन जाता है, ठीक है जी, हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन, 5 प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ रो फेसिंग ईस्ट। अब देखो फेसिंग ईस्ट में बहुत बच्चों को जो मैंने करते देखा है, या बहुत जगह है ना देखा है कि कुछ कैसे देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि ईस्ट इस तरफ हम लेते हैं क्योंकि नॉर्थ सामने ले रहे हैं, और बच्चे ऐसे टेढ़ा मुंह करके कि हम ईस्ट की तरफ राइट लेफ्ट देख लेंगे परेशान होते रहते हैं। तो यार डायरेक्शन सेंस चैप्टर हमने पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उसका हम प्रैक्टिस सेशन, अभी इसके बाद मैं ब्लड रिलेशन सोच रहा हूँ, फिर है ना डायरेक्शन सेंस करेंगे। तो मैं इस कंपास को ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना कि ईस्ट इधर, ईस्ट मतलब मेरी सीध में हो, ठीक है, नॉर्थ इधर, साउथ इधर और वेस्ट इधर, है ना। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशाएं आराम से, है ना। तो पूर्व हमने क्या किया, सामने की तरफ अब ईस्ट डायरेक्शन सोच लिया जो हमारी सीध में है। क्यों, अब इससे हमारा राइट साइड, हमारा दायां साइड जो कि वैसे साउथ की तरफ दक्षिण की तरफ है, वो आराम से दिखेगा। लेफ्ट साइड जो बायां साइड
नॉर्थ की तरफ है वो आराम से दिखेगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, 5 प्रोडक्ट्स है NLTUR, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट में एटलीस्ट सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन विच प्रोडक्ट इज द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द नॉर्थ एंड, तो बेटे अगर 5 प्रोडक्ट है तो हमको ये वाला बताना है, क्योंकि नॉर्थ एंड का मतलब लेफ्ट से सेकंड पे कौन सा होगा, नॉर्थ इधर था ना, तो उत्तर की ओर से कौन सा उत्पाद दूसरे स्थान पर है उत्पाद, तो वो हमने देख लिया। अब वो क्या कहना चाह रहा है, टी यू के बाएं के दूसरे स्थान पर है, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो रैंडमली कहीं से भी शुरू करो, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो देखो यहां से ये पता चला आर यू के राइट पे है, एन सेकंड टू द राइट ऑफ एल है। अब एल अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो सेकंड टू द राइट ऑफ एल तो नहीं आ पाएगा, तो एल को मुझे इधर लेना पड़ेगा ताकि एन इधर आए। क्यों? क्योंकि एन जो है वो एल के दाएं दूसरे पर है, एक बार आप चेक कर लो, ये यहाँ पे गिवन है पॉइंट। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे मार्क करता हूं। ठीक है जी, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में करने में कम टाइम लगता है, समझ के करोगे ना तो बहुत टाइम शुरू में लगेगा, तो वो शुरू का टाइम लगाना जरूरी है ताकि बाद में जल्दी कर पाओ। जब मुझे पता लग गया ये ऑर्डर मेरा फिक्स है और मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ LTNUR, तो मुझे आंसर भी पता लग रहा है कि हमारा नॉर्थ से दूसरी पोजीशन पे टी भैया बैठे होंगे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही हमको करना था। ठीक है जी, क्लियर हो गया, आसान है, कोई ज्यादा इतना मुश्किल तो नहीं है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, चले आगे, चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 फोन्स हैं, मतलब 5 फोन दिए गए हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, अब ये साइड बाय साइड नहीं है, एक के ऊपर एक रखे जा रहे हैं। नंबर ऑफ फोन्स अबव टी, अब देखो 5 फोन अगर हैं, वो कह रहा है टी के ऊपर उतने ही फोन होंगे जितने वी के नीचे हैं। ठीक है, यानी टी और वी का सिचुएशन कुछ इस प्रकार भी हो सकता है इनके ऊपर एक एक भी हो, जो भी सीन है वो हम आगे से क्लियर कर लेंगे, बट ये हमको ध्यान रखना है कि टी के ऊपर उतना ही फोन है जितना वी के नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आर इज जस्ट अबव एच, एक तो ये कह रहा है, तो आर एच के जस्ट ऊपर आएगा। 5 में से अभी तक 4 फोन की कुछ कुछ कहानी पता है। अब उसने देखो यहाँ पे बात ही खत्म कर दी कि V इज एट द बॉटम, अगर V सबसे नीचे है मेरे बेटे, तो यानी इसके नीचे कोई नहीं होगा, तो T को सबसे ऊपर होना पड़ेगा ताकि T के ऊपर भी कोई ना हो, तभी वो जो हमारा पहला पॉइंट था, है ना, कि T और V के दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन ये लाइन है, T के ऊपर रखे गए फोन की संख्या V के नीचे रखे गए फोन की संख्या के बराबर है, यानी T सबसे ऊपर V सबसे नीचे, R H के ऊपर आएगा, तो हमको बस अभी आखिरी अरेंजमेंट देखना है, 1 और 5 हमारा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब देर आर 2 फोन बिटवीन M एंड V, M और V के बीच में 2 फोन होंगे, तो एक ये फोन M यहाँ पे होगा, और R और H का हमको पता ही है इसके ऊपर कौन आएगा। अब R के ऊपर कौन कौन होंगे, R के ऊपर T और M, 2 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं और आप इसको सिंपली मार्क कर सकते हो। अब अगेन आप इसको अगर एलिमिनेशन से, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे बनाना है, फिर एलिमिनेशन वाली चीज भी आप अच्छे से कर पाओगे अगर ये बेसिक चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। कैसे कि देखो V सबसे नीचे था, तो R से ऊपर तो ये होने से रहा, क्योंकि हमें ये बताना था। क्या इतनी सिचुएशन समझ में आई? हमको कहा था R H के ऊपर है, R H के ऊपर है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल और ये ऑप्शन भी कैंसिल, क्योंकि R के ऊपर H नहीं आ सकता जब हमको कहा गया है कि R जो है H के ठीक ऊपर है, तो एलिमिनेशन से ही मेरे को इसका आंसर आ जाता। ठीक है, अब मैं सीधा सवाल देखते ही ये बोल सकता था कि बेटा तुमने ये नहीं देखा, यही तो करना था, बट ऐसे एग्जाम में नहीं होता। एग्जाम में हम बनाने का कोशिश करते हैं पहले, अगर हमारी प्रैक्टिस उस हिसाब से हुई हुई है, तो आप भी पहले बनाओ, कोशिश ये करो कि बहुत जल्दी बन जाए। हाँ, जब आपने प्रैक्टिस कर लिया, मुझसे बात सुन ली, तो फिर अब आपके दिमाग में ये दौड़ना चाहिए कि कहीं ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा कि डायरेक्ट ही मैं रिलेट कर लूं, क्या मैं पूरा सवाल पढ़ लूं। ये आपने नोटिस भी किया होगा, जब मैंने पहले 2 सवाल कराए तो पहले आखिरी सवाल पढ़ा, इसमें मैंने जान के नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर मैं पढ़ता तो वहीं रिलेट हो जाता, ये आंसर है। और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी तरह सोचूं और फिर उस सोच को जैसे एग्जाम में लेके जाना है वैसे हम कर पाए, है ना। यही तो यूनिक क्लासेस का फायदा है
कि आप यूनिक वे से उन सारी चीजों को जो सारे बच्चे सोच रहे हो उनसे कैसे हटके कर पाते हो, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि ये चीज आप समझ पाओ, इतना आप रिलेट कर पाओ, और फिर हम इसको आगे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहे हैं, 6 टीचर अगर एक मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो, तो अगर देखो केंद्र का सवाल है सबसे पहली बात, और 6 लोग आए, तो भैया कृपया करके ये मत करना कि सर हम ऐसे 6 लोग बिठा देंगे। ठीक है, आंसर शायद शायद किसी तरीके से आप सोचो कि जल्दी ऐसे आ जाए, बट मेरे बच्चे क्योंकि 6 लोग हैं और एक सर्कल में बैठे हैं, तो कोशिश करना है उनको इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लो। ठीक है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लेने से क्या हो जाएगा, और ये अंदर की तरफ भी देख रहे हैं, जब ये अंदर की तरफ देख रहे हैं ना, तो उसका फायदा क्या होगा कि मुझे लेफ्ट और राइट दिखना शुरू हो जाएगा कि ये इसका बायां साइड है, ये इसका दायां साइड है, और ऐसे हर पर्सन का मैं लिख सकता हूं अगर लिखना चाहूं। तो अकॉर्डिंगली आप सवाल को थोड़ा जल्दी, थोड़ा अच्छे तरीके से अप्रोच कर पाते हो। इस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है मेरे बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि m जो है वो g के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो g को यहाँ पे सोच लो, तो इसका बायां मतलब लेफ्ट साइड, यानी इस तरफ 1 2 3, तो m इधर हो गया। वैसे भी अगर 6 लोग हैं, कोई भी तीसरे स्थान से बाएं से हो या दाएं से हो, वो सेम जगह ही होता है। ठीक है, अगेन हमको यहाँ पे पूछा गया है कि p और j के बीच में कितने लोग हैं, तो हम यहाँ पे बाकियों को अभी पुट इन करने का ट्राई करते हैं। ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, अब देखो अगर इसका एरो ऐसे नीचे है, ठीक है, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना, अब हमारे वाला लेफ्ट राइट नहीं होगा, अब इसका लेफ्ट इस साइड आ जाएगा, राइट इस तरफ आएगा, तो ए इसके बाएं पे है, तो ये क्योंकि ये नीचे देख रहा था ना हमारे उल्टी दिशा में है, तो ए इस तरफ आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, अब ए क्योंकि इधर से आ पा रहा है, तो अब क्या मेरे को पी और जे पुट करना है। अब D इज लेफ्ट ऑफ J, ये हमको एक लाइन यहाँ पे गिवन थी कि D जो है वो J के लेफ्ट पे आएगा, यानी D और J एक साथ बैठे हुए हैं, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा मेरे बच्चे जब D इधर और J इधर आएगा। क्यों, क्योंकि जब ये पर्सन का मैं एरो बनाता हूं, तो इसका लेफ्ट ही तो बना पाऊंगा, इसका बायां ही तो बना पाऊंगा, तभी D इधर आएगा। अगर इधर बनाता तो ये आ जाएगा, इधर बनाता तो M आ जाएगा, तो ये हमारा टेबल बनेगा। P भैया कहीं इधर बैठे हुए होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इफ वी काउंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पी, तो अगर हम इसको है ना दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें, हाउ मेनी टीचर्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड जे, तो पी और जे के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एक लोग बैठे हैं जिसका नाम जी है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर्थ का सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपने सिंपली मार्क करना है और वो आपका आंसर दे देगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 5 आर्टिकल्स आर केप्ट वन अबव द अनदर, एक के ऊपर एक आर्टिकल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ओनली टी इज बिटवीन के एंड पी, पी इज बिलो के। अब देखो टी जो है के और पी के बीच में है। अब मैं अगेन यहाँ पे साथ साथ समझा रहा हूँ, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ। तो ये दो तरीके वैसे होते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं, बट सवाल में आप आगे जैसे पढ़ रहे हो कि P इज बिलो के, तो ये वाला आंसर कट जाता है। क्यों, क्योंकि हमको बस अब यही चीज चाहिए कि P जो है वो K के बिलो हो। R इज जस्ट बिलो P, R जो है अगर मैं ऐसे बिलो लेके जा रहा हूं, ठीक है, मतलब नीचे लेके जा रहा हूं और इसको टॉप लेके जा रहा हूं, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना, ऐसे मैं लिख भी देता हूँ कि ये नीचे है, ये ऊपर है। विच आर्टिकल इज एट द बॉटम, अभी देखो आर है और टी का गुंजाइश अभी भी हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज 3 प्लेसेस बिलो टी, टी से ए का रिलेशन गिवन था और यही हमें चेक करना था, 1 2 3, तो ए यहाँ पे आ गया। 5 लोग थे जो कि अरेंज हो गए, तो हमें सबसे नीचे वाला यहाँ पे पता लग गया कि कौन सा आ रहा है, ए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, क्या ये समझ में आ गया, क्लियर है। चलें आगे, चलिए सवाल नंबर 6। ठीक है, ये
काफी अच्छे, काफी, मैं यही कहूंगा कि इतने मुश्किल नहीं है, मुझे अगेन पता है, बट मुश्किल सवाल आगे आएंगे। अभी हमने सीजीएल के प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे वो सेशंस किए भी है ना। तो अगेन सीएचएसएल और बाकी एग्जाम्स के लिए बेसिक्स के साथ कुछ मुश्किल क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, जो हमने जस्ट किए थे। मेक श्योर करना कि अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो कि इन इजी क्वेश्चंस को जल्द से जल्द बढ़िया से बढ़िया तरीके से आप कर पाओ। ये गलती मत कर देना वहां पे कि इजी क्वेश्चन में टाइम ले लो। बार बार यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, सिक्स क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, 6 कैमराज आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगेन इनको नॉर्थ को सामने लेते हैं, ठीक है, और इसको सवाल को हम यहाँ पे करेंगे थोड़ी सी जगह पे, है ना, हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब पहले तो करना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैमरा आई। अच्छा, तो आई के बारे में बताना है, और इसको हमें पूरा ही देखना पड़ेगा अभी। तो एस इज प्लेस्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। चलो, एस इज प्लेस्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई क्योंकि सामने देख रहा है तो इसके लेफ्ट तरफ सेकंड पे आई होगा। अब देखो ये ऑप्शन तो यहीं से कैंसिल हो गया, आई इज बिटवीन जी एंड एस। क्यों? क्योंकि एस तो इसके मतलब नजदीक वाला आया ही नहीं, एक छोड़ के आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखो, ठीक है। अगले में क्या कहना चाह रहा है, एच इज प्लेस सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। एच जो है अभी हमको ये नहीं बताया कि जी कहाँ पे है ना। के इज प्लेस थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब देखो, अब हमको ये बताना पड़ना है कि बाकी हम सिचुएशन कैसे बनाए, क्योंकि इससे ज्यादा डाटा तो है नहीं। अब वो क्या कह रहा है कि एच इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ जी। तो मैं एक अलग में ये सोच लेता हूँ, जी के सेकंड राइट पे एच है, ठीक है। फिर इसको फिल कर सकते हैं, के जी से थर्ड लेफ्ट पे, यानी एक, दो और तीसरा, क्योंकि जी भी नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा ना, ये उसका बायां साइड होगा, के उसके बाएं से तीसरे नंबर पे है, एच उसके दाएं से दूसरे नंबर पे था। अब इनका जरा आप नंबर चेक करो, क्या एक दो तीन चार पांच छह कैमरे नहीं हो गए? यानी यही ऑर्डर था जो हमें यूज करना है, और तो कोई ऑप्शन थी ही नहीं। और एस स्पेस आई को अभी हमें इसको पुट भी करना है इसके अंदर। तो इस जगह पे मैं फिल नहीं कर सकता, इस जगह पे मैं फिल कर सकता हूं एस और आई को, और ये हमारा ऑर्डर बन गया। यानी अगर मैं इसको चेक करने के लिए देखूं तो हमारा बिल्कुल करेक्ट, आप ऊपर से रीड करोगे बिल्कुल करेक्ट, सारा डाटा सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई हो रहा है, एच और जी के बाएं का दूसरा स्थान है, के जी के बाएं से तीसरे स्थान पर आ रहा है, ठीक है। और कौन से भैया रह गए, पी भैया रह गए, तो पी भैया यहाँ पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें आई के बारे में बताना था, और तो हमारा मेन फोकस वही होना चाहिए, ठीक है। आई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आई तो बिल्कुल नेबर है, उसका बिल्कुल पड़ोसी है, एकदम निकट में है। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो ये सही है, यही तो ऑर्डर आ रहा है। ऑर्डर क्या आया, के पी एस जी आई एच। तो क्या पी इसके पहला दूसरा तीसरे नंबर पे नहीं है? बिल्कुल है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, और ये हमारा यहाँ पे गलत आंसर, यानी गलत मतलब कि सही नहीं होगा, तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। क्या ये समझ में आता है? एक बार इतना आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या ये क्लियर है ना? कोई इसमें दिक्कत या दुख परेशानी तो नहीं हो रही? चलो, सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 मेरे ख्याल से आज का होमवर्क क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगेन मैं आपको एक तो यहाँ पे टिप्स इस चैप्टर का फिर से देना चाहूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, मेजॉरिटी रो यानी ये पंक्ति वाले सवाल आते हैं, फिर सर्कल के सवाल आते हैं, फेसिंग इन और फेसिंग आउट, हेक्सागन जिसके 6 साइड होती हैं उसके सवाल आते हैं। आप कृपया करके अगर वो एक पहली वीडियो देख सकते हो तो देखिएगा। जब तक ये वीडियो आती है आपको लगता है कि हमको एक बार फिर से पूरा डिटेल्ड में थ्योरी ही पढ़नी है, तो आप प्लीज मेरे को वो भी बताइएगा, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे ना कि एक बार उसी क्लास का उसी सिचुएशन में डाल के मैं चेक कर दूंगा। ऑल्दो मैं उसके नोट्स आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, वो क्लास के पीडीएफ भी, वो क्लास का लिंक भी, जब भी ये क्लास आपको देखने को मिलेगी, कि आपको प्रॉब्लम ना आए।
सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो जितना खतरनाक दिखता है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उतना आसान है। पजल अगर मैं बैंकिंग लेवल की बात करूं, जैसे जो बच्चे कुछ आप में से हो सकते हैं जो बैंकिंग का पढ़ रहे हैं, तो उसका लेवल बिल्कुल अलग आता है एसएससी से। तो हम एक्चुअली डरते उस पजल से हैं, और वो डर हमें एसएससी का सवाल भी ना मुश्किल सोचने में मजबूर कर देता है। वो भी मुश्किल नहीं है, उसका अपना तरीका है अप्रोच करने का, इसका अपना तरीका है अप्रोच करने का। और यही बात में ये तभी 1 मिनट शायद आज यहाँ पे फालतू इस चीज का ले रहा हूँ कि आप उस चीज को समझ पाओ। तो एसएससी वाले में आपने मैनिपुलेशन करनी है, बहुत आसान सी मैनिपुलेशन, कोई एक आधी चीज एक्स्ट्रा सोचनी होगी, तो वो आप इजीली कर लोगे अगर आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, इसके और क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली डिस्कस कराऊंगा, ताकि हम ये रिलेट कर लें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, और 7 से 8 माइट भी 10 क्वेश्चन हम इसके अगली क्लास में करें। तो आप निश्चिंत रहिएगा उस टाइप से। कुछ मैं आपको जो रिसेंट हमने एसएससी के पेपर किए थे उसके भी पजल्स फिर से करवाऊंगा, सिटिंग अरेंजमेंट सॉरी फिर से करवाऊंगा, ताकि आप वो रिलेट कर लो कि अगर सवाल है तो जरूरी नहीं है कि कुछ डरावना या मुश्किल है, बिल्कुल इसी टाइप का आ रहा है, बस नीचे एमटीएस कट के वहां पे सीजीएल लिखा हुआ होगा, करना वही कुछ है, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। तो साइकोलॉजिकली वो डिफरेंस हमको नहीं फील करना है। एज अ एस्पायरेंट जो भी सवाल आए रीजनिंग का, क्वांट का, जीके का, इंग्लिश का, हमको उसको पूरा ताबड़तोड़ तरीके से खत्म करने का देखना है, अच्छे वे से खत्म करने का देखना है, क्योंकि सवाल से बस मार्क्स नहीं आते, है ना। अगेन ये थोड़ी सी ज्ञान की बात है, बट फैक्ट बात है, खाली मार्क्स की बात नहीं है। एक सही सवाल करने से जो मोटिवेशन, जो कॉन्फिडेंस आता है ना एक कदम आगे बढ़ने का, सही बढ़ने का, वो आपका आगे का पेपर डिसाइड करता है। बहुत बच्चे बस मार्क्स के लिए सवालों को दे रहे हैं, तो उसके साथ उसको एक और बहुत बड़ा रोल है जो हमको अदा करना है यहाँ पे। तो आप उसका अच्छे से ध्यान रखो, एंड ये बाकी चीजें अकॉर्डिंगली खुद अपना ध्यान वहां पे रखती जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना करते हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग मी आउट। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर प्लीज करिएगा, और क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ में आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिखता रहूंगा, और बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन हम यहाँ पे डेफिनेटली करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।